क्योंकि हम लोग को ये एप्लीकेशन ज़रूरी थे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का हम लोग को लिमिटिंग पॉइंट नहीं मिल रहा था। लिमिटिंग पॉइंट यानी कि क्या था? लिमिटिंग पॉइंट यानी कि बेटा जी जो डाइल्यूशन एट इन्फिनिटी, डाइल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए था क्या? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी ये हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ जो था वो कुछ ऐसा था, वो कुछ ऐसा था। ठीक है, उसी बात पर हम लोगों ने फिर कोराश लॉ का अप्लाई किया और बोला कि जो मोलर कंडक्टिविटी है सबके अलग अलग सेपरेट किया हम लोगों ने। यहाँ पर देखो अलग अलग सेपरेट करके फिर हम लोगों ने फाइनली अपना रिजल्ट निकाला। किसके हेल्प से? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से। क्यों? क्योंकि NaCl बोल दो, HCl बोल दो, ये सारे क्या होते हैं? आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो हमें मिलता ही है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इनका ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकालना कठिन है। क्यों निकालना कठिन है बताओ? क्यों निकालना कठिन है बेटा जी? वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं यही बता दो। पहले ये बताओ वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं? CH3COOH। हाँ, CH3COH क्यों है? क्योंकि वो एसिटिक एसिड है और वो फुल्ली डिसोशिएट नहीं होता है। ठीक है, आपको ये बताना पड़ेगा कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो फुल्ली डिसोशिएट्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो अपने आयंस में टोटली नहीं टूटते, क्योंकि CH3COH जब टूटेगा तो वो किस में टूटेगा? CH3COO माइनस प्लस H प्लस में, सॉरी H प्लस में टूटेगा। ठीक है, इस वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना बहुत कठिन है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग इस कंडक्टिविटी वाला जो फॉर्मूला है जो कि एक इनफाइनाइट और पर्टिकुलर किसी कंसंट्रेशन पर, ये दोनों निकाल लेते हैं। और ये निकालना कहाँ से है? ये हम लोग पहले वाले मेथड से निकालते हैं। इसकी वैल्यू हम लोग पहले वाले मेथड से निकालते हैं, फिर इसकी वैल्यू जब निकल गई तो मोलर कंडक्टिविटी गिवन कंसंट्रेशन से रेशियो निकालेंगे तो हम फिर ये वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया? चलो देखो नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। मेनली यहाँ पर जो सारे एप्लीकेशंस आपके जो कंसिडर्ड हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट पर है। क्यों बेटा जी? बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का हमें कुछ मिलता नहीं है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरा डिसोशिएट नहीं होते। तो हम, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ ही डील करते हैं केमिस्ट्री में। हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी, वीक इलेक्ट्रोलाइट में खाली CH3COH थोड़ा ना है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपको पता NH4OH भी है कि नहीं? NH4OH। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को डील करनी पड़ती हैं। डील करने के लिए हमें सारी चीज़ों का जानना बहुत जरूरी होता है, ऑल द फिजिकल पैरामीटर्स। इस वजह से हम लोग को डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे, अल्फा हम लोग पीछे वाले से कैलकुलेट किए। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के हेल्प से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के हेल्प से पहले हमने लैम्डा नॉट कैलकुलेट किया। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसके हेल्प से हम लोगों ने अल्फा कैलकुलेट किया, और अल्फा के हेल्प से हम लोग के कैलकुलेट करेंगे। और ये सारी चीज़ें किसके लिए कैलकुलेट की हम लोग? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। समझ में आ गया? और बिलीव मी ये एक पूरा का पूरा 6 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन होता है न्यूमेरिकल, और मैं कराऊंगी आपको ये कि एक का इस्तेमाल करके सारी चीज़ें कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये पूरा इस्तेमाल। तो कैसे ये न्यूमेरिकल निकला? अल्फा की वैल्यू हमें पता है, तो अल्फा की वैल्यू के हेल्प से हमने के निकाला। अल्फा हमने पीछे भी कैलकुलेट किया था, के निकाला। जब हमने के निकाल लिया बेटा जी तो सारे रेशियोज को पुट के, या तो आप अल्फा पुट करो या तो आप लैम्डा पुट करो, दोनों में से कुछ भी पुट करो करके आपने ये फॉर्मूला लास्टली निकाल दिया। ठीक है, और ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें आपके खोराश लॉ के एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, खोराश लॉ के एप्लीकेशंस हैं। कैलकुलेशन ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, मतलब कुछ सॉल्ट जो हैं वो स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं, मतलब कि डिज़ोल्व बहुत ही कम पानी में डिज़ोल्व होते हैं। साले इतना समझो आप। ठीक है, क्योंकि वो बहुत कम डिज़ोल्व होते हैं तो उनका इनफाइनाइट डाइल्यूशन होना तो मुश्किल है। तो अब जब उनका इनफाइनाइट डाइल्यूशन होना मुश्किल है, सैचुरेशन होना आपका मुश्किल है, तो आप कैसे निकालोगे इनफाइनाइट पॉइंट पे मोलर कंडक्टिविटी? ठीक है, तो आप नॉर्मल कंडक्टिविटी को मोलैलिटी से जैसे निकालते हैं, ये जैसे निकालते हैं वैसे निकालोगे, फिर उससे क्या निकलेगा? आपकी सॉल्युबिलिटी निकलेगी। क्लियर है ना? समझ में आ गया? एग्जाम्पल के तौर पे AgCl पानी में स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है, तो हम उसको ऐसे निकालेंगे पहले। ठीक है, हम लोग के पास क्या है? हम लोग के पास खोराश लॉ है, और खोराश लॉ से रिलेटेड हमारे पास क्या है? हमारे पास बहुत सारे उसके एप्लीकेशन हैं। ठीक है, सो खोराश लॉ क्या हो रहा है? खोराश लॉ, ठीक है, ये क्या कहता है कि मोलर कंडक्टिविटी अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट के हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर देखें तो वो इक्वल होती है उसके इंडिविजुअल आयंस के कंडक्टिविटी की, वो भी उसके इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ही लेते हैं। यानी कि अगर कभी आपसे डेफिनेशन पूछ लिया जाए तो आप क्या लिखोगे कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट at infinite dilution is equal to the sum of individual molar conduction of ions। ठीक है, at infinite dilution
इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़। तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंडक्शन डिपेंड्स अपॉन पेरेंट मॉलिक्यूल नेचर। ये चीज़ समझ में आ गई कि पेरेंट मॉलिक्यूल, यानी कि अगर मान लो कि सिंपल एग्जांपल मैंने अगर दिया आपके NaCl का ही दे दिया, सबसे ज़्यादा एग्जांपल तो आप उसी का ही जानते हो आप सब। सो अगर मैंने सिंपल एग्जांपल एक NaCl का दिया, कलर चेंज कर देती हूँ, मान लो कि मेरे पास NaCl है, तो NaCl बेटा जी टूटेगा कैसे? NaCl टूटेगा Na+ और Cl- में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसका जितना इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी होगी वो इसके और इसके प्लस के बराबर होगी। यानी कि अगर मैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लूँ तो इनफाइनाइट पर किसका देखेंगे? CH3COOH। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, तो ये क्या हो जाएगी? लैम्डा इनफाइनाइट पर CH3COO- प्लस लैम्डा इनफाइनाइट पर आपके क्या? H+। क्लियर है, समझ में आ गया ये चीज़। या मान लो कभी कभी ऐसा भी दे देते हैं जैसे Na2SO4, एक न्यूमेरिकल मैं इसके ऊपर भी करूँगी आपके लिए। तो अगर मेरे को इसका लैम्डा निकालना पड़े तो मैं क्या कहूँगी? इनफाइनाइट पर, सारी चीज़ें इनफाइनाइट पर होगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर होगी। तो ये बेटा जी हो जाएगा आपके ट्वाइस टाइम्स, क्यों? क्योंकि यहाँ पर Na2 है, तो ट्वाइस टाइम ऑफ Na+ प्लस आपका सिंपल लैम्डा इनफाइनाइट SO4 2- ठीक है। या मैं NaCl का भी देख सकती हूँ। NaCl का क्या हो जाएगा? लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ NaCl इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ Na+ प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ Cl-। समझ में आ रहा है ये चीज़? ये इनके इंडिविजुअल सम के बराबर होता है। और ये किससे मिला हमें? ये हमें किससे मिला? ये हमें कोराश लॉ से मिला है। और इसी का ही पीछे हम लोग अभी तक सारे एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे। मेनली मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंसंट्रेटेड किसके पर था? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पर था, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पर था। ठीक है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका जब हम ग्राफ देखते हैं कंसंट्रेशन के साथ, कंसंट्रेशन हाफ के साथ मोलर कंडक्टिविटी का, तो हमें कैसा मिलता है ग्राफ? ऐसा मिलता है, जिसकी वजह से हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशंस के कोई भी आपके इंटरसेप्ट में ही नहीं मिल पाते हैं। इसलिए हम लोगों ने इसका हेल्प लेके सारे क्या क्या निकाला? इनफाइनाइट पर मोलर कंडक्टिविटी निकाला, डिसोसिएशन निकाला, कंडक्टिविटी कांस्टेंट निकाला, सारी चीज़ें निकाली। ठीक है, क्लियर है ना? नेक्स्ट क्या है? आयनिक मोबिलिटी और एब्सोल्यूट वेलोसिटी। आयनिक मोबिलिटी यानी कि जब आपके आयंस जो है वो मूव भी तो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, यानी कि आप बोलोगे dV/dx। ग्रेडियंट जब भी आता है तो यानी कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में उसको dx करते हैं। ठीक है, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर ये पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर हो गया तो जो वेलोसिटी होगी आयंस की वो उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी या आयनिक मोबिलिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आयनिक मोबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो आयनिक मोबिलिटी का मतलब होगा आपके आयनिक कंडक्टेंस अपॉन 96500 के, जब हम 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर जब आपका वोल्टेज हो जाएगा तब जो वेलोसिटी होगी वही एब्सोल्यूट वेलोसिटी या आयनिक मोबिलिटी कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देख लो, आयनिक मोबिलिटी ऑफ लिथियम प्लस इज इतना। ठीक है, लिथियम प्लस आयन के लिए इतना है। तो इसकी आप आयनिक मोबिलिटी कैसे? आयनिक कंडक्टेंस ये दिया हुआ है, इससे हम आयनिक मोबिलिटी निकाल सकते हैं। तो आयनिक मोबिलिटी मैंने निकाली। एक आता है बेटा जी ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर का मतलब होता है कि कितना अमाउंट जो है आपका करंट जो है ट्रांसफ़र हुआ है या प्रोड्यूस हुआ है आपके आयन से। ठीक है, उसी को हम ट्रांसपोर्ट नंबर कहते हैं। जैसे कि द ट्रांसफैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय द आयंस इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट नंबर। और इसका जो आपके फॉर्मूला बोल दो या जो रेशियो है होता है वो करंट कैरिड बाय द कैटायन अपॉन टोटल करंट। इसी तरह आयंस कितने टाइप के हो सकते हैं? आयंस आपके कैटायंस और एनायंस दोनों हो सकते हैं ना, कैटायंस और एनायंस हो सकते हैं ना। जैसे कि अगर NaCl टूटा तो Na++Cl- में टूटेगा, होगा कि नहीं? तो ये क्या हो गया? इसका कैटायन हो गया बेटा जी। आपको पता होना चाहिए कैटायन और एनायन क्या है, क्यों? क्योंकि इसके बाद हम लोग डैनियल सेल वगैरह करेंगे तो सेल इक्वेशन ये सारी चीज़ें आती हैं एग्जाम में, तो हमको पता होना चाहिए। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैटायन हो गया, जो नेगेटिव चार्ज है वो एनायन हो गया। इनका ही कितना फ्रैक्शन वो करंट कैरी कर रहा है वो उसका ट्रांसपोर्ट नंबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, क्या कह रहा है? द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट। यहाँ पर मॉलिक्यूल का आंसर है सोडियम एसिटेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड आर दिस। ठीक है, रेस्पेक्टिवली एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ एसिटिक एसिड। कौन सा लॉ लगाएंगे? कोरास लॉ लगाएंगे। कोरास लॉ लगाएंगे क्योंकि ये सबके सम के बराबर होता है, यही हम जानते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम जानेंगे कि CH3COH का अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर देखूँ तो ये हो जाएगा बेटा लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ H प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ CH3COO-। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इन सबका समेशन करके, प्लस माइनस कैसे भी करके। तो ये इनफाइनाइट CH3COO- प्लस
लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। कर सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमारे पास HCl है तो H प्लस Cl माइनस आएगा, NaCl है तो Na प्लस Cl माइनस आएगा, और CH3COH है तो CH3CO माइनस प्लस H प्लस आएगा। सब मिलजुल के बचेगा सिर्फ ये क्वांटिटी प्लस माइनस करके। ठीक है, अब देखो क्वांटिटी सबकी दी हुई है, इस वजह से मैं कह सकती हूँ कि लैम्डा नॉट CH3COOH इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ CH3COONA। इतना इजी है, बस आपको इक्वेशंस को बैठाना है और फुल मार्क्स 3 नंबर फुल HCl माइनस आपका लैम्डा नॉट NaCl। ठीक है, हो जाएगा। तो सारे वैल्यूज़ दी हुई हैं हमारे पास, वैल्यूज़ को पुट करो। इसकी वैल्यू क्या है? CH3COONA की 91.0 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, और HCl का क्या दिया हुआ है? 425.9 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और आपके NaCl का क्या दिया हुआ है? 126.4 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर इस पर बैठाओ तो देयरफॉर ये आपका CH3COOH जो होगा वो 91 प्लस 0 प्लस 425.9 और माइनस 126.4, तो लगभग ये आपका 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर के पर मोल के बराबर आ जाएगा। और यही हमसे पूछ रहा है, यही आंसर हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ओके। क्या दिया है? द मोलर कंडक्टिविटी इज एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ NaI CH3CONA एंड CH3CO ट्वाइस mg। ठीक है, ट्वाइस mg याद रखना। दिस एंड दिस respectively at 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgI2 एट इनफाइनाइट डायल्यूशन? MgI2 का पूछा है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा बताओ? यहाँ पर इक्वेशन बनेगा, किसका पूछा है? MgI2 का। ठीक है, यानी कि आपके पास एक इसका होगा CH3COO ट्वाइस Na, अरे सॉरी Mg है यहाँ पर, Mg। ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ इनफाइनाइट डायल्यूशन पर NaI माइनस आपके ट्वाइस ऑफ CH3COONA। समझ में आया क्यों ऐसा बनेगा? क्योंकि देखो यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, इन सब का मिला के मुझे MgI2 करना है। अगर ये टूटेगा बेटा जी तो ये कैसे टूटेगा? ट्वाइस ऑफ CH3COO माइनस प्लस Mg प्लस में टूटेगा, Mg2 प्लस में टूटेगा। इसका Na का कैसे टूटेगा? Na प्लस I माइनस में टूटेगा। ठीक है, और CH3CONA का कैसे टूटेगा? CH3COO माइनस प्लस Na प्लस में टूटेगा। ठीक है, इन सबको हमें ऐसे अरेंज करना है कि मेरे पास MgI2 बन जाए। क्या बन जाए? MgI2 बन जाए, यानी कि Mg2 प्लस 2I माइनस, कुछ ऐसा बनेगा। जब ये खुद में होगा तो हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा। आ रहा है ना समझ में? इस वजह से मैंने इसको ऐसे लिखा है। क्लियर? तो फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं, वैल्यूज़ को पुट कर दो बस। क्यों? क्योंकि ये वाले सारे वैल्यूज़ इसमें दिए हुए हैं। गिवन क्या क्या क्वांटिटीज़ है बेटा? गिवन क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या है कि लैम्डा एन ऑफ CH3COO ट्वाइस Mg क्या दिया हुआ है? 118.78। ठीक है, लैम्डा ऑफ आपके Ni का क्या दिया हुआ है? 12.69। ठीक है, लैम्डा ऑफ आपके CH3COONA का क्या दिया हुआ है? 9.10। मैंने किसी का यूनिट नहीं लिखा है तो यूनिट अंडरस्टूड। अब इन सबको इस इक्वेशन में डालेंगे, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 18.78 प्लस ट्वाइस ऑफ 12.69 माइनस ट्वाइस ऑफ 9.10। ठीक है, तो ये लगभग आपके पास आ जाएगा बेटा जी 25.96 मोलर सीमेन पर मोल। ठीक है, क्लियर है ना? बताओ। हाँ, तो ये आपका क्या होगा? ये आपके इनफाइनाइट कंडक्टिविटी है, इनफाइनाइट डायल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी है किसकी? MgI2। ठीक है, देखो क्या है? द मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट कंसंट्रेशन दिस आर दिस एंड दिस। मतलब दो अलग अलग कंसंट्रेशन पर ये मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द NH4OH। अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो हम जानते हैं कि वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू क्या है?
किसी एक कंसंट्रेशन पर अपॉन। चीज़ क्लियर है ना कि कैसे हमने निकाला? हमने बोला कि ये चीज़ हम जानते हैं और ये चीज़ दोनों कंसंट्रेशन के लिए सेम होगा, इसलिए ये चीज़ तो दी हुई है यहाँ पर ये क्वांटिटी दी हुई है, इस वजह से मैंने रेशियो निकाल के पहले निकाल लिया। अब सेम चीज़ के लिए मैंने यहाँ पर भी निकाल लिया, दोनों का अलग अलग परसेंटेज आ गया। क्या? एक का 1.3 और एक का 12.5। ठीक है, ओके।